आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का लेसन 2 पढ़ेंगे श्वसन रेस्पिरेशन। जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ टॉपिक में श्वसन क्या है, तो हम लोग जानते हैं श्वसन मीन्स क्या होता है। हम लोग सामान्यतः जानते हैं कि श्वसन का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना, लेकिन सच्चाई है कि यह सांस लेना और छोड़ने भर की क्रिया नहीं होती है, बल्कि श्वसन वह एक रासायनिक प्रक्रम है। यह एक भौतिक प्रक्रम नहीं है कि सांस ले लिए छोड़ दिए और यह श्वसन प्रक्रिया हो गया। श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हमारे बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन ग्रहण करने के पश्चात उसे जब वह शरीर की कोशिकाओं में पहुंचता है तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो पोषण के अंतर्गत ग्लूकोज का निर्माण होता है वह ग्लूकोज का निर्माण होता है और वह ग्लूकोज जो है अभिक्रिया करता है विभिन्न एंजाइमों के सहायता से कई चरणों में, और अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के साथ वह जैव ऊर्जा ATP, जैसा कि आप लोग बुक में देख रहे होंगे, जैव ऊर्जा ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे बोलते हैं का उत्पादन करता है। यानी कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जो है रासायनिक अभिक्रिया करती है और कर करके ऊर्जा उत्पन्न करती है। वह ऊर्जा किस रूप में करती है? जैव ऊर्जा ATP, जिसका उपयोग मनुष्य जो है या कोई भी जीव जो है अपने दैनिक जीवन में करते हैं। और इस पूरी प्रक्रम में CO2 का उत्सर्जन होता है। अब देखते हैं हम लोग, इसके लिए एक समीकरण है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो हम लोग पढ़े थे ठीक उसी का यह जो है विपरीत रूप है, जिसमें ग्लूकोज C6H12O6 जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, यह ग्लूकोज या कोशिकीय ईंधन इसको बोल सकते हैं, यह जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया क्या करता है? एंजाइमों की उपस्थिति में। और यह एंजाइम की उपस्थिति में जब करता है तो उस स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है, जल का निर्माण करती है और साथ में ऊर्जा जो है ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त करती है। तो इस प्रकार से श्वसन एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और ग्रहण करके यह जो है विभिन्न चरणों में अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया करने के पश्चात जो है वह ऊर्जा का निर्माण करता है, जिसका उपयोग जो है जीव अपने अन्य दूसरे कार्यों में करते हैं। यह श्वसन प्रक्रिया जिसे हम लोग देख रहे हैं, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज के अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। यानी कि श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिकाओं में होता है। यह कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है, क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यह एक मंद अभिक्रिया है, ये बहुत ही धीमी गति की अभिक्रिया, इसीलिए इसे श्वसन क्रिया को एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं या फिर इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं श्वसन जो है वह संपूर्ण श्वसन क्रिया को 2 अवस्थाओं में विभाजित करते हैं। कितने प्रकार में? 2 अवस्थाओं में। पहला हम लोगों के पास क्या है? देख रहे हैं अवायवीय श्वसन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, नाम से ही पता चलता है अवायवीय श्वसन, यानी कि वायु की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन। जबकि दूसरा जो होता है वह क्या है? वायवीय श्वसन, अर्थात वायु की उपस्थिति में। तो अब हम लोग पहला देखते हैं अवायवीय श्वसन क्या है। तो अवायवीय श्वसन यह जो है श्वसन की प्रक्रिया जो है, यह जैसा कि आप बुक में देख रहे होंगे, यह अभिक्रिया जो है प्रथम चरण है श्वसन का, जिसमें ग्लूकोज अणुओं का आंशिक विखंडन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अवायवीय, नाम से ही अ मतलब नहीं है, यानी कि वायु की अनुपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। यह अभिक्रिया कोशिका द्रव में विशिष्ट एंजाइमों की सहायता से उत्प्रेरित होती है और इसमें 2 अणु पाइरुवेट, यानी कि 3 कार्बन परमाणु वाले को पाइरुवेट बोलते हैं, एक 2 अणु का निर्माण करता है। इस पूरी प्रक्रिया में
कुल ऊर्जा का कुछ ही भाग मुक्त होता है, यानी कि ऊर्जा बहुत अल्प मात्रा में ही मुक्त होती है। इसमें पाइरूवेट की स्थिति निम्न प्रकार की हो सकती है, और पाइरूवेट जो है वह किस स्थिति में रहती है उसके बारे में चर्चा की गई है। यह कोशिकीय श्वसन अवायवीय श्वसन है, जिसके अंतर्गत वायु की अनुपस्थिति में होती है। जैसे यह पाइरूवेट की स्थिति कैसे कैसे होती है तो देखते हैं। पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अगर पाइरूवेट का विखंडन होता है और ऑक्सीजन वहां उपस्थित नहीं होते हैं, तो उस स्थिति में एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तित होता है, यानी कि एक एल्कोहल का निर्माण होता है जिसे हम लोग एथेनॉल के रूप में जानते हैं, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड में यह परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या हम लोग, किण्वन कहते हैं। यह किण्वन की प्रक्रिया कहलाती है और यह इष्ट या कवक में होता है, जिसको हम लोग इष्ट या कवक कहते हैं। इष्ट या कवक की उपस्थिति में होता है, जाइमेज और इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है, शायद कहीं पढ़े होंगे यदि तो यह क्रिया किण्वन की प्रक्रिया कहलाती है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में फर्मेंटेशन कहते हैं। यानी कि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब पाइरूवेट का विखंडन होता है तो क्या बनाता है, एथेनॉल का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। दूसरा प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन के अभाव में, मतलब ऑक्सीजन की कमी में होने वाली अभिक्रिया। जब ऑक्सीजन के अभाव में हमारी मांसपेशियों में पाइरूवेट का विखंडन होता है तो उस स्थिति में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसका पेशियों में अत्यधिक मात्रा में संचय से दर्द होने लगता है। यानी कि जब ऑक्सीजन के अभाव में हमारी मांसपेशियों में पाइरूवेट का विखंडन होता है तो उससे लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, और यह लैक्टिक अम्ल का ज़्यादा संचय जब हमारे मांसपेशियों में होती है तो देखते हैं उससे दर्द होने लगता है। इसीलिए अधिक दौड़ने वाले या अधिक चलने पर हमारे मांसपेशियों में तकलीफ होती है, जिसे क्रैम्प के नाम से जानते होंगे। अच्छा बताओ, आप लोग कभी क्रिकेट खेलते देखते हैं खिलाड़ी को, या खेले हो कभी, देखते होंगे बड़े बड़े खिलाड़ियों को। अक्सर सचिन तेंदुलकर को अक्सर ऐसा हो जाता था कि वह जो है ज़्यादा देर तक खेलते रहता था, सेंचुरी के नज़दीक पहुंचता था तो देखते होंगे कि पैर का लड़खड़ाने लगता था। तो जंघा के पास जो है वह पाइरूवेट का विखंड जब संचय हो जाता है, और इसके कारण यानी कि ऑक्सीजन के अभाव में और उस स्थिति में क्रैम्प पड़ जाते हैं, ऐठन होने लगती है, दर्द का अनुभव होने लगता है। हम लोग भी देखते होंगे कभी कभी किसी अपने शरीर के किसी एक भाग को, हाथ को, पैर को, मांसल वाले भाग को ज़्यादा देर तक हम जब काम कर लेते हैं अपने हाथों से, अपने पैरों से, तो मांसल भाग में, बाँह वाले भाग में, इल्बो वाले भाग में, या पैर के जंघा वाले भाग में, या ठेहुना के नीचे जो भाग होता है मांसल भाग, उसमें देखते होंगे दर्द का अनुभव होने लगता है। जब उसे हम लोग दबाते हैं तो देखते होंगे कुछ जो है हमें तकलीफ कम होती है। तो इसका कारण क्या होता है कि वह लैक्टिक अम्ल जो बनता है वहाँ पे, उस लैक्टिक अम्ल का जमाव जो हो जाता है वहाँ पे, संचय जो हो जाता है, उसे हम लोग हटा देते हैं वहाँ से। तो जैसे ही वह हट जाता है, दबाने के कारण इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं, और जिसके कारण हमें दर्द कम महसूस होता है। और एक तीसरी प्रक्रिया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। पहला क्या पढ़े हम लोग, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब एथेनॉल का निर्माण हुआ। दूसरा क्या पढ़े, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अभाव में, और तीसरा है ऑक्सीजन के उपस्थिति में, यानी कि पूर्ण रूप से जब ऑक्सीजन उपस्थित रहती है तो पाइरूवेट का पूर्ण विखंडन होता है और पूर्ण ऑक्सीकरण होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इस स्थिति में जो होती है ऊर्जा पूर्ण रूप से मुक्त होती है। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। और एटीपी के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि एटीपी क्या है। तो एटीपी का मतलब होता है क्या, हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जैसा कि यहाँ आप लोग लिखा हुआ देख सकते हो। यह एक जैव ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरह से हम लोग पाइरूवेट की स्थिति देख रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, जिसमें वायु की अनुपस्थिति, वायु की कमी में या अभाव में, और तीसरा वायु की उपस्थिति में। अब उसके बाद हम लोग वायवीय श्वसन के बारे में चर्चा करते हैं, एरियोबिक रेस्पिरेशन। यह श्वसन का प्रथम भाग से बना हुआ जो पाइरूवेट होता है उसका यहाँ पूर्ण विखंडन हो जाता है। और पूर्ण विखंडन कहाँ होता है, आप लोग अगर 9th क्लास के प्रथम चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिकांग, कोशिका का एक अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। उस माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पढ़े थे वहाँ पे ऊर्जा गृह, किचन हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया
ऊर्जा घर, जहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है। जैसे हम लोगों का ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? किचन में होता है, रोटी बनता है, भात बनता है। उसी तरह से यहाँ भी है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसके पाइरुवे फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ साथ रासायनिक ऊर्जा भी मुक्त होती है, जो एटीपी अणुओं के साथ रूप में संचित हो जाती है। इस ऊर्जा द्वारा विभिन्न जैव क्रियाएं संपन्न होती है। तो यहाँ देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति, माइटोकॉन्ड्रिया में अभिक्रिया होती है। यह पाइरुवेट जो बनता है प्रथम चरण में, उसका पूर्ण विखंडन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। साथ में रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है। किस रूप में? एटीपी के रूप में। इस ऊर्जा को विभिन्न जैव क्रियाएं संपन्न होती है। तो यह ऊर्जा जो है क्या करता है? इसका कार्य क्या है? विभिन्न प्रकार की हमारी जैविक क्रियाओं को, चाहे वह पोषण हो, परिवहन हो, उत्सर्जन हो, या तंत्रिकीय कार्य हो, या जनन क्रिया हो, कुछ भी हो, सभी कार्यों को यह संपन्न करती है। आप देखते होंगे, आप लोग एक डायग्राम के माध्यम से देख सकते हो अपने बुक में, ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पथ, 3 पथ में। ग्लूकोज सबसे पहले कोशिका द्रव में आती है। कोशिका द्रव में क्या होता है? एटीपी और पाइरुवेट, 2 अणु एटीपी का 2 मॉलिक्यूल बनते हैं इसमें, और उसके बाद में पाइरुवेट। अब यह पाइरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनता है, ईस्ट के एंजाइम की उपस्थिति में, तब उस स्थिति में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जबकि दूसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा पूर्ण रूप से मुक्त होती है एटीपी के रूप में। तीसरा जो ऑक्सीजन के अभाव में बनता है वह पेशी कोशिकाओं में बनता है, लैक्टिक अम्ल के रूप में बनता है, जिसे हम लोग क्रैम्प के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, श्वसन क्या है इसकी चर्चा हम लोग किए। अब है वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। तो हम लोग जैसा कि परिभाषा से ही हम लोग पढ़ लिए और जान गए वायवीय श्वसन क्या है और अवायवीय श्वसन क्या है। यहाँ आप लोग देख सकते हो कि वायवीय श्वसन क्या है और अवायवीय श्वसन क्या है। तो वायवीय श्वसन के अंतर्गत क्या हो रहा है देख रहे हैं ना आप लोग। तो वायवीय श्वसन जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं क्या है, वायु की उपस्थिति में वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, तो अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में होता है और द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव में होती है। इस श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। यह श्वसन की वह अभिक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का भी निर्माण होता है। इस प्रकार के श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण तो होता है अवायवीय श्वसन में, लेकिन पाइरुवेट, एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, क्योंकि ऑक्सीकरण जो होती है पूर्ण रूप से नहीं होती है। वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में बहुत ज़्यादा ऊष्मा मुक्त होता है, जबकि इसमें वायवीय श्वसन की तुलना में ऊष्मा कम मुक्त होती है, क्योंकि यह अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है। तो इस तरह से वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में हम लोग पढ़ें। एक छोटा सा टॉपिक हम लोग और देख लेते हैं, पौधों में श्वसन। यह क्या है? पौधों में श्वसन की क्रिया क्या है? तो पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह के द्वारा होता है विसरण क्रिया से। यानी कि पौधों में श्वसन के लिए कोई विशेष अंग या अंगक नहीं पाए जाते हैं जीवों की तरह। तो पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया से होता है, और यह जो है ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पत्तियों के माध्यम से रंध्र या वात रंध्रों, वात मीन्स हवा, तो वात रंध्रों की सहायता से अंतरकोशिकीय स्थानों या जड़ों के मूल रोमों द्वारा पौधों में प्रवेश करती है। तो पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा होता है या विसरण क्रिया के द्वारा होता है। ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पत्तियों के रूप में यह जो है होती है। वात रंध्रों अंतरकोशिकीय स्थान से जड़ के मूल रोम, जो जड़ का सबसे मुलायम भाग होता है, अग्रभाग होता है, उससे पौधों में गैसों का आदान प्रदान की दिशा इनकी आवश्यकताओं और पर्यावरणीय अवस्थाओं पर निर्भर करती है। मतलब कि गैसों का आदान प्रदान किस पर निर्भर करता है? तो पौधा, इनकी आवश्यकता, किसकी आवश्यकता, पौधे की आवश्यकता किस प्रकार की है, और पर्यावरणीय अवस्था, पर्यावरण किस अवस्था में है, जाड़ा, गर्मी, बरसात, धूप, टेम्परेचर, तापमान जो होता है, जलवायु जो होता है, ये सब प्रभावित
प्रभावित करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वह स्वतः मुक्त करता है, इस ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को मुक्त करता है। तो वह प्रक्रिया जो है वह ठीक कार्बन श्वसन क्रिया का विपरीत है, इसलिए उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत हद तक जो है पौधे अपने अंदर उत्पन्न जो है उत्सर्जी पदार्थ से ही कर लेता है। जो प्रकाश संश्लेषण में उसका उत्सर्जी पदार्थ ऑक्सीजन है, उसका उपयोग वह श्वसन क्रिया में कर लेता है। तो इस प्रकार से हम लोग वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन के बारे में चर्चा किए, उसके बारे में पढ़ें और साथ ही साथ श्वसन है क्या इसकी जानकारी हम प्राप्त किए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग क्या करोगे, बुक में जाओगे और जा करके इसे पढ़ोगे, ध्यान से एक दो बार रिपीट कर लेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट्स करेंगे। साथ ही साथ इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान अगले क्लास में।